नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अक्षय। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है और उससे लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है वो है इस देश का कानून और संविधान। देश का संविधान दरअसल हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार देता है और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए बराबरी और समान न्याय का अधिकार देता है। और यही कानून और संविधान हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी न होने या फिर कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर खुद को न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ पर मौजूद रहते हैं। आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए आज जिस विषय के साथ हम आपके सामने मौजूद हैं वो फौजदारी मामलों में शिकायतों से जुड़े प्रावधानों से संबंधित है। और इसके साथ ही अगर किसी और तरह की कोई कानूनी अड़चन, कोई कानूनी समस्या आपके जहन में है तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं। फोन लाइन्स खुल चुकी हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं। क्या बेहतर कानूनी विकल्प हो सकता है, इस बात का जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हालांकि आज का विषय हमारा फौजदारी मामलों में शिकायतों से जुड़े प्रावधानों से, इसके अतिरिक्त अगर किसी और तरह की भी कोई कानूनी दिक्कत है तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। या तो इस विषय से संबंधित कोई प्रश्न है या फिर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन है तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। लीगल हेल्पलाइन आपका अपना शो है। आज इस विषय पर ज़्यादा चर्चा और बातचीत के साथ 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सभी सम्मानित अतिथियों से। मेरे साथ नोएडा स्टूडियो से योगेश स्वरूप जी हैं, आप अधिवक्ता हैं दिल्ली हाईकोर्ट के। मनोज कुमार मिश्रा हैं, आप अधिवक्ता इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के। साथ ही इलाहाबाद से अजय सिंह जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, आप अधिवक्ता हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के। बहुत स्वागत है आप तीनों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुरुआत योगेश स्वरूप जी आपसे। आज हम बात कर रहे हैं फौजदारी मामलों में शिकायतों से जुड़े प्रावधानों की, लेकिन सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को बताएं कि फौजदारी के मामले आखिर क्या होते हैं, कौन कौन से मामले होते हैं जो फौजदारी के अंतर्गत आते हैं। देखिए, मुख्यतः जो आईपीसी इंडियन पेनल कोड के तहत हमारी डिफाइन है वो ऑफेंसेस फौजदारी के मामले कहलाते हैं। फौजदारी के मामलों में सजा का प्रावधान होता है, जुर्माने का प्रावधान होता है और जो विक्टिम है उसकी कंप्लेंट पर, कंप्लेनेंट और कोई भी हो सकता है विक्टिम के बिहाफ पर, उसकी कंप्लेंट पर ये शुरुआत होता है और इसका मुकदमा चलने के बाद इम्प्रिजनमेंट या जुर्माना दोनों हो सकते हैं। तो जैसे कि आपका आज का विषय है कि किस तरीके से फौजदारी मामलों में शिकायत का शुरुआत होती है, तो इसके 2 तरीके हैं। या तो पुलिस के पास जाके कंप्लेंट की जाए, जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं उसमें सीधा पुलिस के पास जाके एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है एंड पुलिस इज बाउंड टू रजिस्टर एफआईआर। ऐसे सुप्रीम कोर्ट की और हमारे माननीय हाई कोर्ट्स की कई जजमेंट्स हैं जिसपे कहा गया है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस का इंफॉर्मेशन मिलते ही एफआईआर दर्ज करना पुलिस के लिए आवश्यक है। उसके बाद वो कार्रवाई करते हैं, उसमें इन्वेस्टिगेशन का पूरा राइट पुलिस को है, पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेशन करती है। जिन मामलों में पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो उसमें इलाका मजिस्ट्रेट यानी कंसर्न मजिस्ट्रेट के यहाँ सीधी कंप्लेंट भी फाइल करी जा सकती है। और जो मामले नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं उनमें भी सीधा मजिस्ट्रेट के यहाँ कंप्लेंट फाइल कर सकता है विक्टिम अपने तथ्यों को बताकर। चलिए, इससे संबंधित और भी तमाम पहलुओं को हम समझने की कोशिश करेंगे। अपने दर्शकों से भी हम बार बार अपील करते हैं कि किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन, कोई कानूनी समस्या आपके जहन में चल रही है, कोई विकल्प, कोई रास्ता आपको नजर नहीं आ रहा, तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। लीगल हेल्पलाइन आपका अपना शो है। इस शो के माध्यम से आप भी हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। क्या बेहतर कानूनी रास्ता हो सकता है, इस बात का जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मनोज कुमार मिश्रा जी, आप कैसे डिफाइन करेंगे फौजदारी मामलों में शिकायतों से जुड़े प्रावधानों को? देखिए, ऐसा होता है कि 2 तरीके के केसेस होते हैं।
जी। एक वो मामले होते हैं जिसमें हम किसी तरीके से राज्य से या जिसने हमारे साथ कोई गलत काम किया है उससे हम अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे वो मामले होते हैं जिसमें किसी ने गलत किया है तो उसको दंड दिया जाता है, और जिनमें दंड का प्रावधान होता है वो सारे के सारे मामले जो होते हैं वो फौजदारी के मामले होते हैं। जैसा कि अभी हमारे योगेश जी ने बताया कि आईपीसी से रिलेटेड नहीं, आईपीसी के अलावा और भी तमाम ऐसे एक्ट्स हैं, सेंट्रल एक्ट्स है, लोकल एक्ट्स हैं, जिनमें पीनल प्रावधान दिए हुए हैं, और वो सारे के सारे फौजदारी के मामले होते हैं। जहां तक इन मामलों के लिए लीगल एक्शन की बात है, दो प्रक्रियाएं होती हैं। आप चाहें तो उस मामले की विवेचना पुलिस के जरिए करा सकते हैं जी। पुलिस विवेचना करने के बाद चार्जशीट उसमें कोर्ट में फाइल करेगी तो मजिस्ट्रेट उस पर संज्ञान लेगा, और जब मजिस्ट्रेट संज्ञान लेंगे तभी उसके बाद से कार्रवाई शुरू होगी। दूसरा एक तरीका होता है कि अगर आप पुलिस के पास नहीं जाना चाह रहे हैं तो और आपको लगता है कि आप पर्याप्त साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं जी। उस स्थिति में आप डायरेक्टली कोर्ट में कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हैं, और मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि जो आपने परिवाद फाइल किया है उससे प्रथम दृष्टया ऑफेंस बन रहा है, तो उस सूरत में वो परिवाद पर संज्ञान लेगा और बतौर साक्ष्य आप जो वादी है वादी का और उसके गवाहन का बयान लेगा, और अगर ऑफेंस का बनना पाया जाता है तो जिस व्यक्ति ने गलत किया है उसको तलब करेगा और उसके बाद मुकदमा चलेगा। ये दो तरीके हैं जिस तरीके से फौजदारी के मामलों में प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। जी, मैं अजय सिंह जी आपके पास आऊंगा। जैसा अभी चर्चा में जिक्र आया कि पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं, अगर उसके बावजूद अगर आप चाहते हैं तो आप न्यायालय की शरण भी ले सकते हैं। अगर ये माना जाए कि पुलिस अगर किसी फरियादी की कंप्लेंट को नहीं सुनती है तो क्या उन जिम्मेदार अधिकारियों पर भी एक्शन को लेकर अपनी याचिका दाखिल की जा सकती है, न्यायालय से गुहार लगाई जा सकती है? बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले तो किसी भी तरीके का कोई भी ऑफेंस होता है तो जरूरी नहीं है कि खुद विक्टिम कोई भी एज अ लेमैन और एज अ बायपासर इसकी कंप्लेंट कर सकता है एज पर सेक्शन 156। और अगर मान लीजिए पुलिस डायरेक्ट एफआईआर नहीं लॉन्च कर रही है तो थ्रू कोर्ट आप 156(3) प्री कॉग्निजेंस स्टेज और 200 सीआरपीसी पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज में भी कंप्लेंट कर सकते हैं। कई बार मान लीजिए इस तरीके का डिफरेंस होता है कि किसी पुलिस वाले ने ही कोई क्राइम किया है जी, तो आप अगर एफआईआर लिखाने पुलिस स्टेशन जाएंगे तो बहुत ही स्वाभाविक सी बात है कि पुलिस वाले अपने किसी भी साथी के तरफ बायस्ड हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे को सीआरपीसी में सेक्शन 200 का प्रोटेक्शन मिला हुआ है जी, उसमें हम डायरेक्ट कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। प्लस हम ये बात वहां पे एक स्पेसिफिक लिख के आ सकते हैं कि सच एंड सच ऑफिसर्स डिनाइड लॉजिंग ऑफ द एफआईआर। सेक्शन 200 में हमने कंप्लेन मूव की, उसको एग्जामिन करेगा मजिस्ट्रेट, विटनेसेस के स्टेटमेंट लेगा। अगर एक्यूज्ड मान लिया जाए कि ज्यूरिसडिक्शन के बाहर है कोर्ट के, तो ऐसी सिचुएशन में 202 में एक अमेंडमेंट आया है 2006 में, जिसमें मजिस्ट्रेट को ये पावर दिया गया है और ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि उसको और एग्जामिन करें और उसके बाद 204 में 204 में समनिंग करें जी। तो ऐसी स्टेज में हम पुलिस के इन्वेस्टिगेशन से बाहर आ जाते हैं। तो मान लिया जाए अगर किसी पुलिस वाले के खिलाफ अगर आप कोई कंप्लेंट कर रहे हैं तो हम कंप्लेंट केस के थ्रू थोड़ा बेटर प्रोसीड कर सकते हैं, क्योंकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसमें मैटर को इन्वेस्टिगेट करता है जी। चलिए, और भी तमाम पहलुओं को हम समझने का प्रयास करेंगे। योगेश स्वरूप जी, मैं आपके पास आऊंगा कि ये जो गवाहों की बात हो रही थी कि एक तो साक्ष्यों की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका इस तरह में होती है, और क्या जैसा कि आपने कहा कि अगर कोई व्यक्ति है, अगर कोई इस तरह का अपराध होते देखता है, अगर वो भी इस संबंध में कंप्लेंट करना चाहता है तो कर सकता है। तो ये जिम्मेदारी किसकी होती है? पुलिस पर होती है? मजिस्ट्रेट क्या पुलिस को निर्देशित करते हैं कि इस संबंध में साक्ष्य जुटाने का काम करें, या फिर जो व्यक्ति शिकायत करता है उसकी जिम्मेदारी होती है? देखिए, मजिस्ट्रेट का इस एफआईआर और इन्वेस्टिगेशन में तब तक कोई रोल नहीं है जब तक कि कोई 156(3) सीआरपीसी के तहत कंप्लेंट एप्लीकेशन फाइल नहीं होती है। जहां तक कॉग्निजेबल ऑफेंस का सवाल है, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में पुलिस इज बाउंड टू रजिस्टर एफआईआर एंड देन स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशन। रीजन ये है कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में विद इन दी नॉलेज ऑफ कंप्लेनेंट और विक्टिम सारी एविडेंसेस नहीं हो सकती हैं, तो इसलिए जो प्रीव्यू है पुलिस रिपोर्ट पर केसेस फाइल होने का 173 में, वो थोड़ा बड़ा है। जो केसेस कंप्लेंट के थ्रू फाइल होते हैं उसमें एक तो पर्सनल नॉलेज में अगर विक्टिम की सारी बातें हैं, या कुछ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस,
जैसे डिफेमेशन का केस है, इट कैन नॉट बी फाइल्ड थ्रू रजिस्टरिंग एन एफआईआर। तो इसमें ऐसा होगा कि सेक्शन 200 में कंप्लेंट डालना ही इसमें ये प्रोविजन में है। तो कंप्लेनेंट एक बार कंप्लेंट करा सकता है, चाहे वो विक्टिम हो या ना हो, एफआईआर दर्ज कराने के केस में। लेकिन जब हम नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात करते हैं, कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करने की बात करते हैं, तो इस कंडीशन में विक्टिम ही आमतौर पर कंप्लेंट फाइल करता है। या सेक्शन 199 में जो प्रोविजंस दिए हैं, या तो लुनेटिक है, या वो अनसाउंड माइंड है, या नाबालिग है, या पर्दा नशीन कोई स्त्री है, तो ऐसे में प्रायर लीव ऑफ द कोर्ट कंप्लेंट फाइल की जा सकती है उसके बिहाफ पे। अदरवाइज ये विद इन दी नॉलेज ऑफ कंप्लेनेंट जो साक्ष्य होते हैं, ऐसे केसों में कंप्लेंट केस को तरजीह दी गई है कोर्ट में फाइल करने के लिए। ये लेजिस्लेशन का मैंडेट है। लेकिन अगर किसी भी केस में एफआईआर दर्ज नहीं होती है, तो किसी भी केस में कोर्ट में एफआईआर दर्ज कराने के लिए 156(3) में और या सेक्शन 200 सीआरपीसी में डायरेक्ट कंप्लेंट फाइल करके एविडेंस रिकॉर्ड कराई जा सकती है। चलिए, एक दर्शक हमारे साथ हरियाणा से इंद्राज जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए इंद्राज जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, हमारा एक जमीन का केस था सर, 45 साल पहले उसका हाई कोर्ट से फैसला हो जाता सर जी। उसमें सर एक हिस्सेदार का नाम छूट जाता सर। 45 साल बाद में सर उस पर हिस्सेदार अपना हक मांग सकता है सर, उस कोर्ट के फैसले में उसका नाम छूटा हुआ है। मनोज कुमार मिश्रा जी, क्या जवाब देंगे ना? नहीं, देखिए, अगर रिश्तेदार का नाम जैसे अगर छूट गया है और इसको ये एडमिट कर रहे हैं, तो उस रिश्तेदार के लिए प्रावधान ये है कि वो जाकर के अप्रोच करे और जाकर के सारी बातें करें। लेकिन अगर रिश्तेदार का नाम डेलिबरेटली नहीं आया, उसका उसमें कोई हिस्सा नहीं बन रहा है जी, और वो सिर्फ बाद में कोई अड़ंगा डालने के लिए कह रहा है कि नहीं मैं इनका रिश्तेदार हूं और मेरा हिस्सा बनता है, तो ऐसी सिचुएशन में नहीं आ सकता है। जहां तक कोर्ट के फैसले का ऑर्डर है, कोर्ट का फैसला उन्हीं व्यक्तियों पर मान्य होगा जो व्यक्ति उसमें वादकारी अथवा पक्षकार हैं। अगर वो पक्षकार नहीं है तो उस कोर्ट के ऑर्डर को एग्जीक्यूट नहीं करा सकते हैं। इसलिए उनको अपने आप को उसमें वादकारी बनाना आवश्यक रूप से करना ही पड़ेगा। बिना उसमें पक्षकार बने हुए कोर्ट के फैसले का कोई भी लाभ उनको नहीं मिलेगा। मनोज जी, जैसा ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि एक शख्स का नाम उसमें छूट गया है, अगर किसी को आपत्ति नहीं होती है तो क्या वो दावा कर सकता है हिस्सेदारी के लिए व्यक्ति जिसका नाम रह गया? हाँ बिल्कुल, अगर कोई आपत्ति नहीं है तो वो दावा करें, और दावा करने के बाद जिन लोगों का उसमें जिनको ऑब्जेक्शन देना चाहिए था, वो अगर कोई अनापत्ति उसमें दे देते हैं तो इनको हिस्सा मिल जाएगा। ये टाइम पीरियड को लेकर थोड़ा सा आशंकित है मनोज तो फिर उसका निस्तार जी। ये टाइम पीरियड को लेकर आशंकित है। इनकी नजर में इन्हें लग रहा है कि काफी कई वर्षों पुराना मामला है, तो क्या अब इसको कोर्ट चैलेंज कर सकते हैं, हिस्सेदारी मांग सकते हैं? तकरीबन 40 वर्ष पुराना मामला बता रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, मामला निश्चित तौर पर इनका काफी पुराना हो गया है, लेकिन इनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि अभी तक इस मामले में जो इन्होंने कार्रवाई नहीं की थी, तो वो कार्रवाई क्यों नहीं की थी, इनकी जानकारी में कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स चल रही थी वो थी अथवा नहीं थी। अगर इनकी जानकारी में कोर्ट में प्रोसीडिंग चलने की बात थी तो फिर इनको किसी भी तरीके का लाभ नहीं मिल सकता है। लेकिन अगर ये साबित कर ले जाते हैं कि जो कार्रवाई चली उसके बारे में इनको जानकारी नहीं थी और इनका लीगल राइट बनता है, और जो पक्षकार हैं अगर वो लोग अनापत्ति करते हैं तो एक सुलह के माध्यम से भी लग सकता है, अन्यथा फिर केस कंटेस्ट करने के बाद कोर्ट जो फैसला देगी वो इनको मिल सकता है। लेकिन अगर ये एस्टैब्लिश हो जाएगा कि इनको मामले की पूरी जानकारी थी, उसके बावजूद इन्होंने उस पर प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो इनको कोई अधिकार नहीं मिलेगा। जी, हरिओम जी, अगले दर्शक हमारे साथ कानपुर से जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है हरिओम जी, सवाल कीजिए, क्या परेशानी? सवाल बोले जी। हैं? हरिओम जी, आपकी आवाज पहुंच रही है, आप सवाल कीजिए अपना, क्या परेशानी? सही आ रही है आवाज? हेलो, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है हरिओम जी? हाँ, अब आ रही है आपकी आवाज। सवाल कीजिए फिर। ये बताइए, शादी के 2 साल बाद तलाक लेने के लिए क्या करना चाहिए? अजय सिंह जी, क्या जवाब देंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसी परिस्थिति क्यों आई, ये देखना पड़ेगा जी। और आपको अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट में से अगर आपने शादी की है तो हिंदू मैरिज एक्ट में फिर आपको सेक्शन 13 में डिवोर्स के लिए फाइल करना पड़ेगा जी। अगर म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स फाइल करना चाहते हैं तब सेक्शन 13B फाइल करेंगे जी। अगर म्यूचुअल कंसेंट नहीं है
तो फिर 13A में प्रोसीड करेंगे और उसमें आपको रीजंस देने पड़ेंगे कि क्या रीजन है जिस वजह से आप शादी को डिसॉल्व करना चाहते हैं। और ये सारी प्रोसीडिंग आपको फैमिली कोर्ट में करनी पड़ेगी। चलिए, बिल्कुल Normally उम्मीद तो करते हैं family हरिओम court जी, में जो आपका case सवाल था उसका वाजिब उत्तर आप तक जरूर पहुंचा होगा। हम अपने दर्शकों से भी बार बार अपील करते हैं कि किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन, कोई कानूनी समस्या आपके जहन में चल रही है, कोई रास्ता, कोई विकल्प आपको नजर नहीं आ रहा, तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपके लिए फ्री लीगल एड के साथ। फोन लाइंस लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं और जो 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन दोनों नंबर्स में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आप सवाल कीजिए, क्या बेहतर कानूनी विकल्प हो सकता है, इस बात का जवाब हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। योगेश स्वरूप जी, जो हम बात कर रहे हैं कि फौजदारी मामलों में शिकायतों से जुड़े क्या कुछ प्रावधान है, गवाही किस प्रकार से होती है? देखिए, 2 तरीके के केस जैसा कि बताया गया कि एक तो पुलिस रिपोर्ट पर आधारित केस, दूसरे अदर देन पुलिस रिपोर्ट पर, जिसमें पुलिस रिपोर्ट पर यानी कि एफआईआर दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन हुई है, तो उसमें पहले पुलिस ही बयान दर्ज करती है। वो 161 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज करती है और जब ये केस 173 सीआरपीसी में कोर्ट में फाइल कर देते हैं पुलिस की तरफ से, चार्जशीट जिसे बोलते हैं, तब कोर्ट उन गवाहों को बुलाकर उनके बयान होते हैं और प्रतिपक्ष जो है उनका क्रॉस एग्जामिनेशन करता है। लेकिन अगर ये कंप्लेंट केस है तो कंप्लेंट केस की शुरुआत होती है कंप्लेंट फाइलिंग के बाद, एग्जामिनेशन होता है विटनेस का, कंप्लेनेंट का, उसके द्वारा लाए गए विटनेसेस का। उस स्टेज पर कोई क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होता क्योंकि एक्यूज की तरफ से कोई ना पेश होता है, ना उसको अधिकार है उनमें इंटरफेरेंस करने का। तो जब वो गवाही हो जाती है, उसमें एविडेंसेस रिकॉर्ड हो जाती हैं, इसको प्री समनिंग एविडेंस स्टेज कहते हैं। तो यदि उस पर देखकर संज्ञान लेने के पश्चात कोर्ट कॉग्निजेंस लेता है 190 सेक्शन सीआरपीसी में, फिर उसके बाद ये तय करता है कि क्या इसमें समन्स इशू करने के लायक मटेरियल है, और तब वो मटेरियल के बेसिस पे समन इशू करता है। अगर समन इशू करता है एक्यूज जब पेश होता है अपने और अधिवक्ता के द्वारा, तो उसको फिर दोबारा से कंप्लेनेंट और उनके बयानात नोट किए जाते हैं जो उनके बाकी गवाह हैं। तब क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट होता है उनके पास एक्यूज के काउंसिल के थ्रू क्रॉस एग्जामिनेशन का। तो सच को तय करने के लिए ये 2 थोड़े से डिफरेंट तरीके हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि गवाह किसी दबाव में या फिर किसी भय के वातावरण के चलते अपने बयान से पलट जाते हैं, या फिर उन्हें लगता है कि सुरक्षा की दृष्टि से अगर वो इस मामले में गवाह बनते हैं तो उनके लिए खतरा है। तो इसको लेकर क्या कुछ व्यवस्था न्यायालय की तरफ से? तुरंत ऐसे मामलों में तुरंत ही पुलिस रिपोर्ट करानी चाहिए, नहीं तो जिस कोर्ट में बयान दर्ज हो रहे हैं या जहां पे भी आशंकित हैं, तुरंत इस बात की कंप्लेंट दर्ज कराई जानी चाहिए। पुलिस उस पर कॉग्निजेंस लेगी, आगे काम करेगी, इस पर कार्रवाई करेगी। नहीं करती है तो कोर्ट के संज्ञान में लाया जाएगा। और ये इससे क्वेश्चन ऑफ कैरेक्टर, जब विटनेस ये सोचता है कि मुझे ये गवाही देनी है तो उसे ये गवाही देनी चाहिए और इसके लिए उसको सारा सिस्टम प्रोटेक्ट करता है। हाँ, ये बात सही है कि कुछ जगह खामियां हैं, कुछ लोग ऐसा नहीं करते हैं, कुछ पुलिस ऑफिशियल्स उसको नजरअंदाज करते हैं, लेकिन इस आधार पे ये नहीं कह सकते कि प्रोटेक्शन नहीं मिलती है। अगर फौरन कार्रवाई की जाए तो प्रोटेक्शन मिलती है। कोर्ट भी बहुत अब तेजी से इन मामलों में संज्ञान लेती है कि विटनेस की प्रोटेक्शन होनी चाहिए। चाइल्ड विटनेसेस को बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन जो पहले हमारे कानून में थी उसमें अमेंडमेंट करके दी गई है, और कोर्ट में गवाही होते समय चाइल्ड विटनेसेस को कैसे ट्रीट किया जाएगा उस बारे में भी कई नए प्रावधान आए हैं, जिसकी वजह से अब उनको उतनी समस्या नहीं होनी चाहिए, जहां तक मेरा मानना है। मनोज कुमार मिश्रा जी, एक चीज मैं आपसे और समझना चाहूंगा कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति गवाह बनना चाहता है लेकिन वो चाहता है कि उसकी जानकारी गोपनीय रखी जाए, तो इसकी भी व्यवस्था है? या फिर अगर वो अपना बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दर्ज कराना चाहता है तो क्या ये विकल्प मौजूद हैं? देखिए, 2 चीजें हैं। कोई व्यक्ति अगर गवाह बनना चाहता है लेकिन वो चाहता है कि उसको जानकारी ना दी जाए किसी भी व्यक्ति को, तो ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसकी गवाही के बाद एक स्टेज आएगी जब क्रॉस एग्जामिनेशन की बात आएगी। तो क्रॉस एग्जामिनेशन में जो भी अभियुक्त है, मुझे लगता है वो अपनी आइडेंटिटी को
अभियुक्त पक्ष से ही छुपाने की बात कर रहा होगा। जी जी। तो अगर वो उनके सामने नहीं आएगा तो उस सिचुएशन में फिर क्रॉस एग्जामिनेशन किसका होगा, और अगर क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होगा तो उसकी जो चीफ होगी, जो मुख्य परीक्षा होगी, उस परीक्षा के आधार पर वो साक्ष्य नहीं माना जाएगा और वो उसकी साक्ष्य किसी भी तरीके से मान्य नहीं होगी। जहां तक दूसरा प्रश्न है कि क्या किसी गवाह की गवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो सकती है, तो इसमें सीआरपीसी में प्रावधान है कि अगर कोई ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें यदि कोई गवाह अदालत में आ पाने में असक्षम है या कहीं बाहर है, तो उस सिचुएशन में कोर्ट कमीशन भी इशू कर सकती है, कमीशन जाकर के उसकी गवाही ले सकता है या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी उसकी गवाही हो सकती है। जैसे अभी देखिए कि जेल में एक प्रावधान है कि हर 14 दिन के बाद जो न्यायिक अभिरक्षा में लोग रह रहे हैं उनको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा, लेकिन अब उनका वो प्रोडक्शन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने लगा है। इस तरीके से एविडेंसेस भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जा सकती है, लेकिन किसी भी सूरत में अगर हम ये कहें कि गवाह की जानकारी अभियुक्त को ना होने पाए तो फिर वो जिरह करेगा किससे? नाम पता तो उसका रिकॉर्ड ही कराया जाएगा और उसको जो भी गवाही होगी उसकी कॉपी उसको मिलेगी, तो जानकारी तो छुपाई नहीं जा सकती। चलिए, बिल्कुल। अजय सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगा, एक फाइनल रिएक्शन भी आपसे चाहूंगा, साथ ही एक चीज और मैं चाहूंगा कि उसका आप जवाब दें ताकि हमारे दर्शक भी बेहतर तरीके से समझ पाएं। फौजदारी मामलों में अपील क्या उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल की जा सकती है। फौजदारी मामले में आप पहले तो सबसे पहले मजिस्ट्रेट के यहाँ पे अपना मुकदमा कंटेस्ट करेंगे। अगर वो सेशन ट्रायबल है तो सेशन में करेंगे। मान लीजिए मजिस्ट्रेट के यहाँ पहले ट्राई होता है तो उसके बाद आप उसकी अपील सेशन में कर सकते हैं। सेशन में डिसाइड हो जाने के बाद आप उसकी अपील हाई कोर्ट में कर सकते हैं। हाई कोर्ट में डिसाइड हो जाने के बाद आप उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकते हैं। इसमें एक चीज और है, कई बार क्या होता है कि किसी अपरिहार्य कारणों की वजह से और ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस बहुत से एविडेंसेस छूट जाते हैं जी। तो ऐसी स्टेज में बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। 394 सीआरपीसी में एडिशनल एविडेंस एट एपेलेट स्टेज भी देकर आप ड्यूरिंग अपील भी कोई एडिशनल एविडेंस या फिर विटनेस को प्रोड्यूस कराकर अपने केस को और स्ट्रांग भी कर सकते हैं। तो अपील का प्रावधान तो हमारे यहाँ पे हर स्टेज पे दिया गया है और इसको एक्सरसाइज पूरी तरीके से किया भी जाना चाहिए। चलिए, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, इस विषय पर बारीकी से अपनी राय रखने के लिए और जो कॉलर्स हमारे साथ जुड़े थे उनके प्रश्नों का वाजिब उत्तर उन तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। दरअसल कानून तो हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी न होने के चलते एक बड़ा तबका इंसाफ की दहलीज तक नहीं पहुंच पाता और इसी अभाव को दूर करने के मकसद से रोजाना हम अपने दर्शकों के बीच मौजूद रहते हैं एक नए विषय के साथ। फिलहाल हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही, लेकिन एपीएन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।